दो तीन आपके चैप्टर्स का इकट्ठा रखेंगे, क्योंकि वन बाय वन में स्टेमिना नहीं बनेगा, उस चीज का फर्क है। ठीक है। अब आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में बच्चे देखो, स्टार्ट करंट से हुआ। ये वाला स्टेडी करंट वाला पार्ट चल रहा है ना, एसी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वहां पे वो स्टेडी और अल्टरनेटिंग करंट में फर्क किस चीज का है? फ्रीक्वेंसी हो गया। मैग्नीट्यूड तो एक कांस्टेंट सा हाँ मैग्नीट्यूड वेरी करता है, उस चीज में पीक वैल्यू होती है अलग। जो डायरेक्ट करंट होता है वो एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ यूनिडायरेक्शनल बेसिकली करंट होता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है। ठीक है। डायरेक्ट करंट, अब जो बैटरीज है, बैटरीज को चार्ज करने के लिए हमें डायरेक्ट करंट चाहिए होता है, डीसी। ठीक है, बहुत बेसिक सा रूल है। एसी कंपोनेंट है, एसी पे चलेगा। डीसी कंपोनेंट है, उसे चार्जिंग के लिए भी डीसी ही आपको चाहिए। आपके मोबाइल चार्जर्स है, इसकी आउटपुट देखना, मोस्ट ऑफ द जो आउटपुट होती है 5 वोल्ट डीसी होती है। ठीक है। फास्ट चार्जर में क्या फर्क होएगा? वोल्टेज का नहीं होता, वॉट का फर्क होता है, पावर का फर्क होता है। ठीक है, होएगा तो 5 वोल्ट ही। 5 वोल्ट को 10 से लगाओगे तो वो तो 2 मिनट के बाद हीट होके हम खत्म। इवन यही है। अब सर्दियों में ये बहुत सी कॉमन सी चीज होती है जिनको ये चीजों की नॉलेज होती है। अब जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई, बैटरी डाउन हो जाती है सर्दियों में। ठीक है। एक्चुअली बैटरी डाउन नहीं होती, वो होता क्या है कि अ, ठंडा हो जाता है इंजन, हीट अप। जो आपके ये होता है ना, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में बेसिक डिफरेंस क्या है? स्पार्क प्लग्स का। डीजल जो है वो कंप्रेस कर, उसे आप कंप्रेस कर दोगे वो आग पकड़ लेता है। लेकिन पेट्रोल कंप्रेस होने से नहीं कभी भी जलता, उसे एक्सटर्नल स्पार्क की जरूरत पड़ती है। तो ये वाला काम तो वही करता है। इन्वर्टर होता है घर में, गाड़ी या अपने बाइक की बैटरी निकाली, इन्वर्टर वाली बैटरी के साथ कनेक्ट की, चार्ज की, स्टार्ट करो, वो सेम हो जाता है। उसका रीजन क्या है? बड़ी से छोटी बैटरी आप लोग चार्ज कर सकते हो। ठीक है। हम्म। तो कल आगे भी हो जाती है। तो कल उन्होंने बंदे भी चाहिए होंगे ना फिर। हम्म। गर्म पानी वो तो बर्फ वाले उस पर बेसिकली फर्क क्या है कि जितना टेम्परेचर वो एक नॉमिनल से टेम्परेचर कर देंगे तो स्पार्क इजीली पकड़ जाता है, बस वो, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता उस चीज में। ये बेसिक सी चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए बच्चा। ये यूज होती है डेली लाइफ में, बहुत सी चीजें ऐसी यूज होती हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड है और जिनकी नॉलेज नहीं होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट मोस्ट ऑफ द पोर्शन में मिसिंग होता है, लोग डरते बहुत हैं इससे, है ना। हाँ, हाई टेंशन के लिए अलग चीज होती है, उन्हें पहले डिस्चार्ज करना पड़ता है वायर्स को। कभी भी देखना, जो हाई टेंशन वायर्स होती है ना, उनके ऊपर इतना चार्ज इंड्यूस हो रखा होता है कि अगर आप उसे डायरेक्ट हाथ लगा लोगे ना, चाहे बिजली बंद भी है उसके बावजूद भी अगर आप उसे हाथ लगा लोगे ना, बैंड बजा देगी, मतलब इतना ज्यादा होता है। वो देखना कभी भी, जब उसके ना डिस्चार्ज करने वाली मशीन होती है, पहले उन वायर्स को डिस्चार्ज किया जाता है ताकि जितना इंड्यूस चार्ज है उसे ग्राउंड किया जाए। और बहुत अच्छा खासा पटाखा पड़ता होता है जब डिस्चार्ज करते हैं। कैपेसिटर का फंडा देख लो। कैपेसिटर कैपेसिटर यहाँ पे कहाँ पे लगा दिख सकता है? नहीं। छोटा सा सिलेंडर सा वो जो होता है, इसमें नहीं होता कैपेसिटर, इसमें तो जो आपके सीलिंग फैंस होते हैं, ठीक है, वो सिलेंडर सा लगा होता है। उसको आप डायरेक्टली हाथ नहीं लगा सकते। कहीं भी इलेक्ट्रिशियन देखना, उसे जब यूज करना होगा पहले उसे डिस्चार्ज किया जाता है, चार्ज फ्लो उसका उसे न्यूट्रल किया जाता है। अच्छा खासा झटका लगता है, वरना हमने तो खाए हैं। पहले मारुति 800 होती थी। उसके अंदर ना वो होता है, कैपेसिटर होता है, होता अभी भी है कार्स में, पेट्रोल उसमें होता है कैपेसिटर, बेसिकली चार्ज जब आप उसे सेल्फ मारते हो, उसका कनेक्शन, उसका सर्किट का पार्ट है। उसमें एक्चुअली क्या था कि छोटा सा इंजन होता था, सब कुछ ऊपर ही था, तो हाथ लगे जाता था। कॉमनली ऐसे होता था सबके साथ, धोते धोते अगर इंजन साफ करने लगे हाथ लगा लगा जोर से। तो अभी वो चीजें काफी हो है कि कवर्ड एंड ऑल है, बहुत सी चीजें हैं। बट जिनको इन चीजों का पता है वो यूज कर जाते हैं। ठीक है। अब करंट की बात आती है। करंट किस टाइप का है? बेसिकली क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। अब उस चीज को कंसेप्चुलाइज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चार्ज को कितने तरीकों से आप लोग यूज कर चुके हो पूरे सिलेबस में। ठीक है। लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी वही रही है कि फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। करंट क्या है आपका? फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है। करंट हमारे पास क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम है बेसिकली। इसके यूनिट्स मेरे पास है, इसके यूनिट्स मेरे पास है, चार्ज के नहीं होते। तो चार्ज के हम लोग यूनिट्स क्या लेके चलते हैं? कूलम। ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पेयर इनटू टाइम। ठीक है। तो लाइट बढ़ो, कट गई लाइट। लाइट चलेगी? लाइट चल रहा है?
ये तो उस पे है ना, जब वाईफाई पे है। आप बंद कर दे भरा। ये आड़ी नहीं तो सीधी अखा च मिली है। बेटा बोर्ड विजिबल है, लाइट कम है यहाँ पे। यस सर। अब देखो, करंट, डायरेक्ट करंट किन किन उसमें हमने यूज किया, पीएन जंक्शन में यूज किया, बेसिकली सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब, जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ गए, वहां पे डायरेक्ट करंट चला है, ठीक है। करंट क्या है? एक तो ये होगा क्यू में, क्यू को हम लोग लिखते थे NE/T, ठीक है। अब यही चीज इलेक्ट्रॉन के केस में चल जाते हैं, न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, ठीक है। टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हुआ? 2πr अपॉन वेलोसिटी। ये पार्ट यहाँ पे पुट कर दो, ऊपर पुट कर दो, तो आपके पास जो करंट आ जाएगा वो आ जाएगा EV/2πr, ये करंट बन जाता है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके यूनिट्स पुट करते जाओ, आपकी यूनिट हमेशा सेम ही बनेगी करंट की, एम्पेयर। अब जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो होता है कि स्टैंडर्ड एम्पेयर को डिफाइन करो, एक 1 एम्पेयर को डिफाइन करो, दोनों में डिफरेंस क्या है? लास्ट ईयर पेपर का क्वेश्चन। 1 एम्पेयर को डिफाइन कर दो और 1 स्टैंडर्ड एम्पेयर को डिफाइन कर दो, दोनों में डिफरेंस क्या है एम्पेयर और स्टैंडर्ड एम्पेयर में? हाँ जी, देखो 1 एम्पेयर तो सिंपल सा है, 1 चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज इन 1 सेकेंड, तो 1 एम्पेयर है, ठीक है। 1 स्टैंडर्ड एम्पेयर क्या है? व्हेन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स और वायर्स, ठीक है, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर अपार्ट, ठीक है, अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विद फोर्स 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर है वहां पे फोर्स, ये ध्यान रखना। वहां पे अकेला फोर्स लिख के न्यूटन लिख दिया तो गलत है, न्यूटन पर मीटर फोर्स है वो, लिखा हुआ है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट्स में। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? 1 स्टैंडर्ड एम्पेयर बोलते हैं। अब वही बात, कौन कौन से पार्ट्स में हमने यूज किया है? अब आ जाओ, अगर मैंने वो किया था सेमीकंडक्टर में, तो उसमें करंट था, करंट ड्यू टू होल्स प्लस करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। अब सेमीकंडक्टर में ये पार्ट भी यूज होता है, करंट और डिफ्यूज वेलोसिटी का रिलेशन, NE नंबर ऑफ होल्स, VDA प्लस NE/VDA, ये यूज कर सकते हो। उन्होंने खिचड़ी पकानी है, किसी भी तरीके पका देंगे, और थोड़ा दिमाग खुला होना चाहिए भी, ये मेरे मैनू ये फॉर्मूला आंदा है तो इन्होंने इदा यूज किया है, ठीक है। और कोई फर्क नहीं है, न्यूमेरिकल तो मुश्किल नहीं है कि यही है, कितनी मुश्किल है, कुछ भी नहीं, भूल जाते हैं पेपर में, वो अलग बात है ना। मेरा काम तो खत्म है मोस्टली, अब तो मैं रोस्टिंग पे ही हूँ। जो जो फंस गया। देखो आपका पोर्शन बचा हुआ है सिर्फ प्रैक्टिस का बेटा, अब उसमें जो जिसको जितनी हेल्प चाहिए ले सकते हो, ठीक है। सिलेबस मोस्टली डन है आप लोगों का। अब तो सिंपल सा फंडा है, देखो ये नहीं कहते को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, सभी के लिए जनरल सी बात बता रहा हूँ, अपनी सेटिंग इंप्रूव कर लो, क्योंकि ये वो 2 महीने हैं जो बाद में अगर अब मेहनत नहीं की तो पूरी लाइफ के लिए रिग्रेट रहेगा, बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, ये 2 वो महीने हैं, वरना वही हर टाइम का पछतावा है यार, काश पढ़ लेता, टीचर बता रहे थे पढ़ना चाहिए था ना। 2 महीने है मेहनत को, करना कुछ नहीं है, सिर्फ कोई भी अपनी कोई प्रीवियस ईयर है, मैंने एग्जाम आइडिया बोला था, जब कोई भी आप सैंपल पेपर कर रहे हो, जस्ट पिक एनी वन बुक, उसे स्टार्टिंग से करना शुरू कर दो, ताकि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ज्यादा हो। थ्योरी चेंज नहीं होनी है, ये हर बार बता रहा हूँ, थ्योरी वही रहेगी, जस्ट गो फॉर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे उतने आइडिया दिमाग में बनेंगे, ये इस तरीके से यूज हो रहा है। बहुत बार बता चुका हूँ, मेंस के लिए एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जस्ट गो फॉर द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, कि किस टॉपिक का क्वेश्चन किस तरीके से उठा रहे हैं। बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ग्रेविटेशन पढ़ा है प्लस में, याद है, ठीक है। सब बच्चे मोस्टली
चलो नीट वालों के लिए चलता है कि ड्रिफ्ट वो करके आपकी इसकी वेलोसिटी होगी, ऑर्बिटल होगी, टाइम फ्लाइट एंड ऑल हो गया, ठीक है। अगर मेंस वाला पैटर्न चेक करोगे ना, तो ध्यान से देखना, हर दूसरे तीसरे पेपर में ग्रेविटेशनल फील्ड का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। उसका कारण क्या है? उसमें कैलकुलस यूज होता है। कैलकुलस यूज करने का मतलब उसमें, और दूसरी बात जो फील्ड का क्वेश्चन जो आ रहा है उसमें इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों आ रही है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पड़ी थी ना, फोर्स पर यूनिट मास, Gm/r²। उसमें क्या है? मास है, रेडियस है, ठीक है। मास को वो देंगे आपको डेंसिटी, डेंसिटी से मास निकालोगे टोटल इंटीग्रेट करके। पहला स्टेप वो होगा। लेंथ दी वो दूसरी फॉर्म में दे रखी होगी, लेंथ की लिमिट्स होंगी, नहीं सॉरी, लेंथ को आप डिफरेंशिएट करोगे क्योंकि उन्होंने स्पीड से रिलेशन निकालना है। या फिर बोलेंगे कि मैक्सिमम फील्ड कहां पे होगा। मैक्सिमम फील्ड का मतलब क्या? उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 0। तो करना तो डिफरेंशिएट पड़ेगा। आप लोग ना पता क्या कर रहे हो, आप लोग डिपेंडेंट हो नोट्स के, आपके अपने एफर्ट्स नहीं है, वो जरूरी है कंपटीशन के लिए। मेरे से जो हेल्प चाहिए ना कि सर किस तरीके से करना है, कैसे होना है, वो जब मर्जी आ जाओ। जो आपको एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, कुछ चाहिए, जस्ट लेट अस नो क्या करना है, वो जरूरी है। बट आपके एफर्ट्स जरूरी है उस केस के। आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो कि ठीक है जी मैंने एक बुक पकड़ी देख लिया, आप लोग ये नहीं देख रहे हो कि रिपीट कैसा पैटर्न, क्या पैटर्न चल रहा है, कौन से चैप्टर मिक्स होके क्वेश्चन बन रहे हैं। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में भी ये चीज बताई थी। मेरे सब्जेक्ट में एक उसके क्वेश्चन नहीं बनते, +1 +2 मिक्स होती है, बहुत से क्वेश्चन में मिक्स मिलेगी आपको। मेंस में, एडवांस एडवांस में तो अच्छा खासा मिक्स होता है, बट आपको मिक्स मिलेगी ये चीज। अब जैसे हमने क्या किया, ये देखो, बात की थी सेमीकंडक्टर्स की, यूज करंट हो रहा है, हो रहा है ना, बस यही बात है। जितनी थ्योरी दिमाग में है क्वेश्चन उतने हो जाएंगे, वो जरूरी है। ये नहीं है कि ड्रा रहा हूँ, बट द थिंग इज आपको सिटिंग इंप्रूव करनी पड़नी है बच्चा, उसका शॉर्टकट नहीं है कोई भी, वो जरूरी है। मेंस के लिए और एडवांस के लिए आपका मैथ स्ट्रांग होना जरूरी है, कैलकुलस यूज होता है। जितना कैलकुलस स्ट्रांग होगा उतने फिजिक्स के क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। फैक्ट है। हम लोगों, मैंने रेयरली यूज इसलिए किया क्योंकि मेडिकल वाले बच्चे सेम उस पर पढ़ रहे हैं, ये डिफरेंस है। और बोर्ड में जाके ज्यादा कैलकुलस यूज नहीं कर सकते, वहां पे स्टेप मार्किंग होती है, वो भी है। तो हमें एनसीईआरटी को साथ में लेके चलना पड़ता है। अब जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है उसमें जो करंट होता है वो होता है करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू प्रोटॉन्स। डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, रिलैक्सेशन टाइम की, उनके रिलेशन, ठीक है। अब सेम वही बात, 10 ईयर लिया बट खोला नहीं है। उसमें देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी के क्वेश्चन कंसेप्चुअल मैक्सिमम रिपीट हो रहे हैं। देखा कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या बन रहे हैं वहां पे? पोटेंशियल चेंज कर दिया जी, रिलैक्सेशन टाइम पे क्या डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल चेंज कर दिया जी, आपकी मोबिलिटी पे क्या फर्क आएगा, वो वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन तभी तभी मैंने बोला था कि ये देखने, ये मैंने मार्क भी करवाए थे, किए भी है क्लास में हमने ना मोबिलिटी वाले क्वेश्चन। अब आ जाओ रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है। अब बात ऐसी है कि जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना, मेरे को पता है आपके नोट्स में कहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है, आपके अपने नोट्स है और आप ही को नहीं पता कि कौन से चैप्टर पे कहाँ पे क्या नोट पॉइंट लिखा हुआ है। आपको मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ, जबकि अप्रैल से क्लासेस चल रही है ना, किस टॉपिक पे कौन सा क्वेश्चन होमवर्क मिला हुआ है, मेरे को वो तक याद है। और मैं देखता हूँ बहुत से बच्चों की वो कॉपी जब वो दोबारा खुलता है ना रिवीजन के लिए, वहां पे वो वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है, दिस क्वेश्चन होमवर्क, बस काम खत्म, आगे किया नहीं हुआ हमने। कराया करो ना ना। चलो, अब रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है? टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एक के बाद एक कोलिजन, ठीक है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है। अब इसके रिलेशन बहुत जगह जाने वाले हैं, रेजिस्टेंस में जाएगा, रेजिस्टिविटी में जाएगा, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चला जाएगा, हर जगह जा रहा है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? इट इज द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूज हो रहा है, इट मींस फील्ड नहीं है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होगी, ठीक है।
अब जब कोई जो चार्ज पार्टिकल है सरफेस के ऊपर चल रहा है तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगती है? नो। फ्री होता है तभी चलता है, अगर फोर्स होएगी तो रुक जाएगा। ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम के बाद हमने पार्ट यूज किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे वीडी लिखते हैं। ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो किसके इक्वल था? ईवी टाउ अपॉन एमएल। ठीक है। और एक ये भी फॉर्मूला, वी बाय एल क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो था ई टाउ अपॉन एम। ठीक है। ये जो है ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन का केस आ गया तो यहां पे नेगेटिव आ जाना है। दूसरी बात, जब आप डायरेक्शंस निकालते हो, अब इस चीज को रिलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कहां पे लेके जाते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में। रूल लग रहा है जी आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एफबीआई। अब मैं उसी तरीके से रिवाइज करवा रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज कहां पे यूज हो रही थी। ठीक है। एफबीआई यूज कर रहे थे हम लोग वहां पे जब डायरेक्शन निकालते हैं इलेक्ट्रॉन के केस में। अब बेसिकली क्या है? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। मेरी करंट की डायरेक्शन ये आई, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी इसके? ऑपोजिट। तो अगर मेरा एक्स एक्सिस आ रहा है डायरेक्शन, तो मैं लिखूंगा क्या? माइनस एक्स एक्सिस। इस चीज का ध्यान रखना, ये गलती होती है ऑब्जेक्टिव में, डायरेक्शन का पार्ट। बाकी सारे सेम चलने वाले हैं, प्रोटॉन, अल्फा एंड ऑल। पॉजिटिव के लिए सेम रूल बेसिक चलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में आपको डायरेक्शन रिवर्स करके लिखनी होती है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ये फॉर्मूले हमारे पास थे। फिर हमने निकाला करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, NEVDA, जिसे हमने याद किया निबिया फॉर्म में। ठीक है। अब इस टॉपिक से एक क्वेश्चन उठता है, चाहे वो कंसेप्चुअल उठे चाहे वो जनरल रिलेशन पूछे। करना कुछ नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला लेके यहां पे पुट कर दो, क्या आ जाएगा? NEEV टाउ अपॉन ML इंटू ए। तो ये मेरे पास बन गया NE²V टाउ A बाय ML। ये मेरे पास आई है। आई के नीचे वी लेके जाऊंगा तो उसे रेसिप्रोकल कर देता हूं, वी यहां से निकालता हूं, उसे लिखता हूं वी अपॉन आई। वो आ जाएगा ML अपॉन NE² टाउ ए। वी अपॉन आई मेरे पास क्या है? रेजिस्टेंस है। अब यहां से दो क्वेश्चन निकल गए आपके। एक तो वो बोल सकते हैं कि जी ओम्स लॉ प्रूव कर दो फ्रॉम करंट ड्रिफ्ट टू वेलोसिटी रिलेशन, तो ये हो गया, इसको आर पुट किया यहां पे, आपका रिलेशन बन जाएगा। या फिर उन्होंने इससे रिलेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन पूछा है वो कौन सा है कि रिलैक्सेशन टाइम और रेजिस्टिविटी के बीच का रिलेशन निकाल दो, वो यहां से निकलता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। ठीक है। और ये पार्ट यहां पे पुट कर दे, किसके इक्वल है? ML अपॉन NE² टाउ ए। एल और ए कट गया जी, रेजिस्टिविटी मेरे पास ये आ गई M अपॉन NE² टाउ। देखो जी, रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये हमने कब किया था? डिपेंडेंट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी फॉर मेटल्स, अलॉयज, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो टेम्परेचर के तो इनवर्सली रह रहा है। होता क्या है, अब वो टॉपिक साथ में ही डिस्कस हो जाएगा, कि जब जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उससे होगा क्या कि जो वाइब्रेशन है एटम्स एंड आयंस के बीच में, उनको क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई। हीट बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसकी क्या होगी? वाइब्रेशन बढ़ गई। वाइब्रेशन बढ़ी है तो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कोलिजन इंक्रीज होने का एक तो सिंपल सा फंडा होगा, जितना कोलिजन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस तो बढ़ गई। बट हमें लिखना पड़ता है ना, दुनियादारी है, सीधा नहीं बोल सकते, वरना वो नंबर काट लेते हैं। अब इस केस में होता क्या है कि लिखा गया हमने कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉन और आयंस में, बेसिकली आयंस और एटम्स में क्या होगी? बढ़ गई। उससे क्या हुआ? कोलिजन इंक्रीज होगी। कोलिजन इंक्रीज होने का मतलब है कि रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। कोलिजन ज्यादा हो रही है, एक के बाद एक साथ की साथ हो जा रही है, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? कम। रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ये कम होगा उतना ये ज्यादा होगा। दैट इज व्हाई रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस आपकी इंक्रीज कर जाती है। अलॉयज के केस में सेम थिंग रहती है। अलॉयज होता क्या है? मिक्सचर ऑफ वन और टू मेटल और मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना। ठीक है।
फर्क क्या पड़ेगा? ये रब कर दे, आई तो फॉर्मूला सारा चैप्टर रहना चाहिए, खत्म हो जाता बेचारा घूम फिर के। अगला टेस्ट का 14 तरीक ਨੂੰ ਹੈ, 14 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਦਾ टेस्ट ट्यूशन कितना है? विंटर ब्रेक से ना 28 तरीक तक। विंटर ब्रेक का है सर, 8 से 9 तक की विंटर ब्रेक इनफेक्ट कर सकते हैं। वाह, धरना ला लो जाके स्कूल मुरे। मट्टी ग्राउंड में बैठ जाते वो तो भाई डीपीएस ਦੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ, ਨਿਆਰੇ ਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। दिखाई कैसा पेपर का है? केड़ा 37 तो ठीक सीगा पेपर। तो मैंने को बोला गंदा कि मैंने थोड़ी, मैं तो ये बोल रहा है आपने पेपर नहीं देखा? मैं तो पूछा था सर आपसे। उस दिन देखा है बेटा, वो डेरिवेशन वाला पार्ट थी। अपना पेपर दिखाऊंगा आपको, आउट ऑफ सिलेबस हमारे टॉपिक दिखेंगे। मैं देखा क्योंकि तेरे को डाला हुआ था तेरे को डाला हुआ था वाईडीएससी की डेरिवेशन, उसका सिर्फ फॉर्मूले हैं सिलेबस में, क्वालिटेटिव आइडिया है उसका, डेरिवेशन तो है नहीं। टेंजमेंट तो नहीं है। हाँ डेरिवेशन वाईडीएससी को प्रूव करो पहले, उसके बाद डेरिवेशन चलता है, कोई नहीं। अब वो लगाएंगे एक्स्ट्रा क्लासें आप लोगों की, चक्कर क्या। मैं तो अभी करूंगा ना, देखो आगे जाके वैसे ही जैसे लास्ट क्लास मेगा क्लास लगी थी वैसे लगाएंगे क्लासेस, आपकी बड़ी लगेंगी, उससे इजीली रिवाइज हो जाता है। तो अब मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, जो चैप्टर हो रहा है जिसमें तेरे को डाउट लग रहा है पूछ भाई, साथ साथ पढ़ना होता है। सेकंड बुक कर रहा हूँ ना, सेकंड बुक कर रहा हूँ सर, वो अभी खत्म हुआ है ना, तो वो आता है अच्छे से रिवाइज कर रहा हूँ। अभी ये शुरू हो गया ना, इसको उठा दे। आई करंट अफेयर्स तो कर लिया मैंने। अच्छा आ जा फिर, चल। चलो अब फर्क क्या बचा, टेम्परेचर डिपेंडेंस पे फर्क क्या था, स्लोप का फर्क आ जाता है। अगर स्लोप ज्यादा है तो वो आपके मेटल्स है, ठीक है। अब बेसिकली हमने यहाँ पे अल्फा यूज किया था, दैट इज चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। फॉर्म यूज हो रही है R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, वैल्यू इसकी स्मॉल होती है ना। उसके बाद एनसीईआरटी में ये रो की फॉर्म में लिखा है, रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, क्योंकि एक्चुअली क्या वेरिएशन दोनों की सेम है ना, तो ये चक्कर पड़ जाता है। अब अलॉयज के केस में रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, बट उसकी स्लोप कम होती है, ये अलॉयज होंगे आपके, ठीक है। इस फॉर्मूले के 3 न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में, अगर किसी टॉपिक के इतने न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में हैं दैट मींस वो इंपॉर्टेंट है, और ठीक ठाक टाइम पे रिपीट हो रहा है ये सेम क्वेश्चन, अदरवाइज एनसीईआरटी में लिखा कुछ होता, आता कुछ है। और ये हो गया बेटा। उसके बाद सेमीकंडक्टर में उल्टा हो जाता है। सेमीकंडक्टर में होता क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, केमिस्ट्री आ गई है ना। इनके बीच का जो एनर्जी गैप है दैट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट। जब आप एक सेमीकंडक्टर को हीट करते हो तो यहां से इलेक्ट्रॉन खा पी के एनर्जी ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बढ़े तो क्या बढ़ेगी, कंडक्टिविटी, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी और कंडक्शन इंक्रीजेस। तभी आपके जो सोलर सेल्स होते हैं, धूप में रखो, गर्म हो गए, एनर्जी मिल गई, करंट चलना शुरू। करंट चलना शुरू का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कम होगी तभी वो दौड़ना शुरू हुआ है। इसका एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने कंडक्टिविटी का, रो का, रो इज इक्वल टू रो नॉट ई रेज टू पावर माइनस अल्फा, कुछ याद है या फिर होमवर्क मिला होगा, लिखा होता है, बुक पढ़ी है यहाँ पे, बुक 1, क्योंकि वो एनसीईआरटी में से कट गया है फॉर्मूला यार, बट लिखना है।
चल आगे, पीछे कर यहीं पे सेमीकंडक्टर है जी, उस पे है सिग्मा। चल देखते हैं, बुक वन पड़ी हुई है यहाँ पे, देखिए ये बुक वन है। ये कौन है? इतनी केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हो यार, हर बुक केमिस्ट्री। भरम है तेरा ये, भरम भरम भरम। चल हिंदी च पंजाबी का भरम हुंदा। चलो एक सेकंड, रिलेशन है आपका, वेट बेटा। तो रिलेशन दिमाग से निकल गया। रिलेशन बिटवीन रजिस्टिविटी क्या हो गया? यार ये तो सेम ही फॉर्मूला लिखा है इसने, सेमी कंडक्टर का चाहिए हमें। रजिस्टिविटी टेम्परेचर यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ इन्होंने, बेचारों ने एनसीईआरटी से क्या कटा। वेट बच्चा वेट, लेट मी पॉइंट। हर जगह यही दिया हुआ है, रजिस्टिविटी उसका सेमीकंडक्टर की। एक सेकंड रुको देखे, यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ यार, हैरानी की बात है। रो इज इक्वल टू रो नॉट वाला समथिंग का फॉर्मूला था वो। एनर्जी गैप का था ना ये, साथ में रिलेशन इसका। सेम ही आ रहा है। सभी जगह सेम ही लिखा हुआ है फॉर्मूला, अल्फा वाला यूज किया हुआ है इन्होंने। चलो देन विल गो विद द फ्लो। अब उसके बाद आ जाओ, जो आपके इंसुलेटर्स है, इंसुलेटर में भी सेम ही फंडा है, लेकिन इंसुलेटर में जो वेरिएशन आती है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जाके आती है, बढ़ेगी उनकी भी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ कंडक्टिविटी इंसुलेटर की भी बढ़ती है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे बहुत नॉमिनल सा चेंज आता है। फिर इसमें टर्म यूज होती थी सुपर कंडक्टिविटी, है ना, सुपर कंडक्टर्स। इसका होता क्या है, जब आप किसी मेटल को सुपर कूल कर देते हो, बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हो, लो क्रिटिकल टेम्परेचर चला जाता है, तो वहां पे क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है, सो दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ सुपर कंडक्टर, ठीक है।
जीरो नहीं होती है बट अप्रोक्सीमेटली जीरो के आसपास पहुंच जाती है। अगर जीरो हो जाएगी फिर तो गड़बड़ होएगा काम। उसके बाद हमने रिलेशन किया था लेंथ एरिया वगैरह का, परसेंटेज चेंज वाला। ध्यान रहे, अगर परसेंटेज चेंज लेस देन 10% है तो डायरेक्टली डबल कर देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या कर देते हैं, डबल। अगर उन्होंने बोला कि लेंथ इंक्रीज हुई है जी 2%, रेजिस्टेंस कितनी चेंज होगी, 4। अगर बोला लेंथ चेंज हुई है 10% तो रेजिस्टेंस कितनी होगी, 21, 1। तो डबल नहीं होती। मैंने लिखवाया था कि बिलो 10% के लिए कौन सा फॉर्मूला है, 10% और ग्रेटर, उसके लिए हमने क्या किया था, अलग फॉर्मूला यूज किया था। अब इसमें देखो, चलो पहले तो इस पे आ जाओ। ओम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। V इज इक्वल टू आई आर है। V इज इक्वल टू आई की वैल्यू रो एल बाय ए पुट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मर्जी ये वाले रिलेशन आप लोग ड्राइव करते जाओ। आर क्या है, रजिस्टिविटी है। ठीक है, और जो रजिस्टिविटी है 1/r किसके इक्वल होता है, जी, कंडक्टिविटी। 1/रो किसके इक्वल होता है, सिग्मा। ये कंडक्टेंस है, ये कंडक्टिविटी है। दोनों का यूनिट्स इसके आ जाएंगे पर ओम। ठीक है, इसके आ जाएंगे पर ओम पर मीटर। ठीक है, इनके यूनिट्स पूछते हैं बच्चे। अब फिर आ जाता है लेंथ के साथ वेरिएशन। हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला करा था आई इज इक्वल टू एन स्के आर डैश इज इक्वल टू एन स्केयर आर। ठीक है, एन स्केयर आर मींस लेंथ डबल, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स, लेंथ 4 गुना, रेजिस्टेंस 16 गुना। लेकिन यही वेरिएशन अगर एरिया के फॉर्म में आई थी, एरिया के फॉर्म में भी इनवर्सली आ रहा था। ठीक है, एरिया डबल कर दोगे, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर यही बात डायमीटर और रेडियस की फॉर्म में आ जाए तो जो रेजिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4 है। रेडियस डबल कर दिया, रेजिस्टेंस 16 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, रेडियस हाफ कर दिया तो 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। देखो सड़क वाला काम है, जितनी सड़क छोटी है उतने कोलिजन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। जितना एरिया बढ़ता जाएगा उतने कोलिजन कम होते जाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। ठीक है, बेसिक लॉजिक उस पर चलना है। क्योंकि बहुत सी जगह पे हम लोग सोचते कुछ हम, जैसे +1 में आप लोग सोचते थे कि अब हाँ, इसको रिलेट करते हैं हीट करंट के साथ। बंद हो गया, इसको ऑन ही कर देना भाई, चलते फिरते बंद हो जाता है। अब कंपटीशन वाला पार्ट कैसे लिंक करेंगे इसके साथ। हमने रेजिस्टेंस ये पढ़ ली ना, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए और V इज इक्वल टू आई आर। तो करंट किसके इक्वल आ गया, यहां से निकला I इज इक्वल टू V बाय आर। ठीक है, अब हम लोग जो हीट करंट पढ़ते हैं, हीट करंट हम लोग पढ़ते थे के ए चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा थीटा अपॉन लेंथ। याद है, नो सर, थर्मल प्रॉपर्टीज। अब इसको क्या, देखो है तो ये भी करंट है, इसको रीअरेंज करते हैं। देखो ये टेम्परेचर है, अब इसको मैं लिख देता हूं डेल्टा थीटा अपॉन एल बाय के ए, सेम थिंग है, यही है ना। के कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया आपका, हीट करंट। ठीक है, यहां पे इससे कंपेयर कर रहा हूं वोल्टेज, तो चलो ये आ गई, चेंज हो रहा है जो टेम्परेचर चेंज है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। डिफरेंस, ये भी डिफरेंस है, सेम थिंग। रेजिस्टेंस क्या आ गई, ये एल अपॉन के। ठीक है, तो ये आपकी रेजिस्टेंस बन रही है। अब ये कहां पे यूज करते हैं, उन्होंने बोलना जी 2 रॉड है, दोनों को पैरेलल में हमने वो किया है, लगाया है, इनकी रेजिस्टेंस फाइंड करो। पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होती है, 1/R1 + 1/R2। तो रेजिस्टेंस तो आपकी ये आ रही है भाई। अब रेजिस्टेंस को लिखने का एक तरीका ये भी तो है, R इज इक्वल टू एल अपॉन सिग्मा ए, 1/रो सिग्मा होता है। तो ये देखो, ये कांस्टेंट है, एरिया लेंथ, एरिया लेंथ कांस्टेंट, रेजिस्टेंस बन रहा है ना। तो ये कंपैरिजन होते हैं +1 + 2 में।
ठीक है, और ये मेंस का क्वेश्चन है, ये लास्ट कल +1 में भी यही क्वेश्चन हुआ है, ये मेंस का क्वेश्चन है ऐसा। फोर्स को कहाँ कैसे लिंक करने वाले हैं, अब देखो फोर्स है, ठीक है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पावर। पावर को टाइम से डिवाइड करो, क्या निकलाएगी, एनर्जी। फोर्स से एनर्जी डिवाइड हो जाती है। हम्म, बहुत सी चीज है, क्या हो गया। तो ये लिंक कैसे होती है इन चीजें, अब जब मेंस के क्वेश्चन जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे तो देख सकते हो इन चीजों को, ठीक है। है छोटी छोटी चीजें हैं पर बाल पट्टन ला देनी है। फिर बच्चे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ आता है। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ में फंडा क्या है, बेसिकली जो करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। करंट को मैं लिखता हूं V/R, V को लिखता हूं E/L, R को लिखता हूं ρL/A इंटू A। लो जी, नहीं लोड़ ही नहीं, E/L लिखने की लोड़ ही नहीं बनी, ਇੱਥੇ लिख लो इन बेचारे ਨੂੰ VA रहने दो, एरिया कट गया। अब V/L मेरे पास E बन जाएगा, ये क्या बन गया मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, E इंटू 1/ρ, रो आ जाएगा ना, 1/ρ क्या होता है, सिग्मा। जैसे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोलते हैं, और ऐसे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोला जाता है ना। गंगाधर ही शक्तिमान है, एक कदे कई नाम। तू की बनया है लेजेंडरी, कोई नहीं बेटे, लेजेंड ही बनने नंबर ना है। स्कूल कड़ा तेरा शिवालिक 6 फीसद 41 वाला, चलो तो मैम पढ़ाने ना, मैम है सारे, मैम है ना, क्या नाम है मैम दा, पूनम मैम है ना। मैम दी बेटी पढ़ी है उत्थे, जो मैं 35 पढ़ाਉਂਦਾ ਸੀ 35 पढ़ी है मेरे को। ਓਏ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਖਾ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣੇ। ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜਦਾ ਸਾਡੇ। आपने बोला माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी लिख देने हैं। चलो फिर आ जाओ इस और केड़ा पार्ट बचा है, किरचॉफ द लॉ। सिर्फ टॉपिक ही याद है भाई, अच्छी चीज है। तेरा भी सेम स्कूल है, अच्छा ठीक है सर पेपर। नेक्स्ट है ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और कैसे डिफाइन कर सकते हो। पोटेंशियल difference between the two terminals of a battery when it is not in use or when it is in open circuit। और कैसे कर सकते हैं, जे 16 मॉडल वाले कोई थोड़े आ गए ना ऑब्जर्वर, उन्होंने कहना एक डेफिनेशन होर दो ਇਹਦੀ। एक होर है अमाउंट ऑफ वर्क डन दे फॉर्म च। पोटेंशियल क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन, जब सिंपल है
एक यूनिट चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक लेके जाने में जो वर्क डन हुआ उसे ईएमएफ बोलते हैं। तो ईएमएफ मैक्सिमम वैल्यू ही होती है सेल की, क्योंकि ओपन है ना, यूज नहीं हो रहा। यूज होएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस होंद में आ जाती है भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है। अब आपके जो सेल्स हैं, छोटे जो घड़ी वाले हैं, कोई भी सेल है, उसके ऊपर ईएमएफ लिखा होता है 1.5, लेकिन जब आप उसे यूज करते हो वो 1.4 आता है। रीजन क्या है उसका? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसके बाद जो जनरल इक्वेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो क्या है आपकी? वी ए माइनस वी बी दैट इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसके कंपैरिजन में आपके सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल सब इसी पे चले हैं, है ना। उसके बाद इसमें देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ई बाई वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर। और इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ सकती है? टोटल ईएमएफ, टोटल रेजिस्टेंस, सॉरी टोटल करंट। रेजिस्टेंस है ना, हाँ तो इसी से आएगी बेटा, करंट आएगा। करंट आ जाएगा आपके पास टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये यूज करते हैं वो। हमने एक मैक्सिमम पावर डिसिपेशन वाली थ्योरम की थी, है ना। इसी चैप्टर में मैक्सिमम पावर डिसिपेशन थ्योरम, जहां पे आपने वो लिखा है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के आसपास, या फिर सेल्स के बाद, जहां पे सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल लिखा है उसके बाद, जहां पे n नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज और पैरेलल है उसके बाद लिखा होगा। उसके बाद देखो, Mixed grouping started. हाँ मिक्स ग्रुपिंग के बाद देखो, पीछे कर दो और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, इससे पहले होगा फिर। मैक्सिमम करंट है। और पीछे जाओ, और पीछे, फिर एंड में लिखा होगा कहीं ना कहीं। ये हो नहीं सकता ना हो, टोटल नंबर ऑफ सेल्स आ गया। वो सब फिर वही है। ये सारा क्या हुआ, आधी चीजें निकली हुई हैं सिलेबस से, है ना। अरे अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया। टेंशन है। इसके वो भेजे हुए हैं आपको, भेजी कहाँ है? मैंने जगह छोड़ी होती नहीं तो वहाँ पे। भेजी होती है बेटा, बाद में भेजी हुई हैं चीजें, उसमें यूज रिवीजन के लिए हाँ रिवीजन के लिए भेजे होंगे। पावर किसके इक्वल होता है? आई स्क्वायर आर, और पी इज इक्वल टू वी आई, है ना, यही होता है ना। अब करंट, करंट को क्या लिखते थे आप? मैक्सिमम ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर, उसका स्क्वायर इनटू आर, ये मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस केस में ये क्या बन जाएगा आपका? ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर, उसका स्क्वायर इनटू आर। अब जब पावर मैक्सिमम डिसिपेट कब होती है? जब आपका इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाए? सेम। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ई स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर इंटू आर, ये कट जाएगा। ये मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला होता है वो सर, ये है। हाँ जी, यार ਇਹ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਵੀ ਚਲੋ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ।
इसके टीचर को पता नहीं, सिलेबस बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हुआ, जहाँ वो है कि पुराने टेस्ट बने पड़े हैं, उठा उठा के दे जा रहे हैं बिना चेंज किए, ये हो सकता है। हाँ सीरियसली सीनियर से जो प्रीवियस ईयर वाला है वो मांग ले चाहे, ये भी हो सकता है। वो तो सही है। क्योंकि दोनों तीनों इसके जितने पेपर हुए हैं हर जगह सॉलिड स्फीयर डाला है, उसे कटे हुए 5 साल हो गए, ठीक है। अब डाला हुआ था यंग्स डबल स्लिट डाला हुआ है, यंग्स डबल स्लिट के फॉर्मूलाज हैं सिलेबस में, हालांकि हमने की है डेरिवेशन, ठीक है, बट चलो अच्छी बात है। Yes, sir. 2-3 महीने. और डाला भी 5 नंबर में। वो तो नहीं लिखा। अब सिर्फ बस आ गया तो कॉलेज कर लेती हूँ. टेस्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट इज किरचॉफ के लॉ, स्टेटमेंट्स ही हैं सिलेबस में, है ना। फर्स्ट क्या कहता है कि सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक वर्ड यूज कर रहे हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट और जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल। अब हमने वर्ड यूज किया अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम का मतलब है इसमें दो साइन कन्वेंशंस लगती हैं। साइन कन्वेंशंस कौन सी हैं, पहली इनकमिंग करंट पॉजिटिव लोगे, दूसरी आउटगोइंग करंट नेगेटिव, ठीक है। कोई भी जंक्शन ले सकते हो, जितने आउटगोइंग होंगे, जैसे 1 2 3 है, ठीक है, और बाकी इन्वर्ट कर देते हैं I4 एंड I5। तो अलजेब्रिक सम का मतलब क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, माइनस I4 माइनस I5 दैट इज इक्वल टू जीरो। अलजेब्रिक सम जीरो होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफर कर सकते हो एक से दूसरी बॉडी पे, तभी अलजेब्रिक सम क्या रह रहा है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है कि जितना आ रहा है भाई I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इज इक्वल टू I4 प्लस I5। सिंपल सा फंडा है, जितना इनकमिंग है उतना आउटगोइंग है। हम लोग क्या मान के चलते हैं, हम लोग चलते हैं कि हमारे आइडियल कंडीशंस यूज हो रही है एक्चुअली, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से काफी कंजम्पशन होती है। नियर अबाउट 30 to 35% पावर उड़ती है हीट की फॉर्म में जब हम करंट यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट करंट में कम है, बट एसी में तो है। आपने निकाला ही था 63.7% पीक वैल्यू का हम लोग यूज करते हैं, तो दैट मीन 37% तो उड़ रहा है। इवन के जो आप रेक्टिफायर्स पढ़ोगे, हाफ वेव एंड फुल वेव, जनरली लिख देते हैं कि हाफ वेव की 50% है, फुल वेव की 100 है, बट होती नहीं है। हाफ वेव की 40-42 आती है और फुल वेव की आती है आपकी अराउंड 80-90 के आसपास। सेम केस यूज होता है ट्रांसफार्मर में। हमने वहां पे वर्ड यूज किया था, वी कंसीडर इट एज आइडियल ट्रांसफार्मर, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, बट ऐसा नहीं होता है। पावर लॉसेस लिखे थे ना, हमिंग नॉइस हो गया, हमिंग हो गया, हिस्टैरिसीस हो गया, एडी करंट्स हो गया, ठीक है, फ्लक्स लीकेज हो गया, पूरी फ्लक्स कन्वर्ट ही नहीं होती समटाइम। और जनरली सिंपल सा फंडा, अगर आप अप से डाउन कर रहे हो तो वैसे भी एनर्जी लॉस तो हो ही रही है, उड़ा ही रहे हो एनर्जी को आप, ठीक है। तो वहां पे भी एफिशिएंसी 100% नहीं आती, मैक्सिमम तो बहुत आइडियल कंडीशन में जाके 90 के आसपास जाएगी, ठीक है। इतना ज्यादा फर्क आता है पावर कंजम्पशन में, जब पावर ट्रांसमिशन में अच्छा खासा हीट लॉस है। तभी वो लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। हाई वोल्टेज पे पावर लॉस कम है, अगर हाई करंट पे करेंगे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, उससे हर चीज इफेक्ट होगी। एक तो ट्रांसमिशन महंगा होगा, रीजन बिंग के जो वायर्स हैं थिकर वायर्स चाहिए होंगी, एरिया ज्यादा चाहिए होगा, करंट अगर ज्यादा है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, रेजिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग आएगी, तो वो हर हिस्से में महंगा होता जाएगा काम। और फिर आ जाता है इसका सेकंड लॉ, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करता है। ये मैं हर बार क्यों बोलता हूँ साथ में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं बोर्ड्स पे। सेकंड क्या कहता है जी, किरचॉफ लॉ है। कोई एक सर्किट ले लेते हैं, ई, ये स्मॉल आर। अब समटाइम तो ये आपको गिवन होगा ऐसे अलग अलग करके, समटाइम आपको सर्किट में ऐसे लिखा जाता है, ऐसे बस ई कॉमा आर, ये और ये सेम चीज है। इसको यहां लगा लो, इधर लगा लो, उधर लगा लो, उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, सीरीज में जा रही है। और हाँ, ये पॉइंट फिर आ गया दिमाग में
कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा सीरीज में होती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, तो वो हमेशा ऐड ऑन ही होगी। ठीक है, अब इस केस में देखो, किसी भी तरीके से चलो, मैं यहां पे ऐसे चला क्लॉकवाइज, करंट कैसे निकलेगा? पॉजिटिव से जाएगा नेगेटिव की तरफ, है ना। मैं उसके ऑपोजिट जा रहा हूं, मैं ए से चल रहा हूं, मेरे को सबसे पहले कौन सा पोल मिला? पॉजिटिव, तो ई पॉजिटिव ले ली मैंने। ठीक है, आगे गया, करंट मेरे ऑपोजिट है, माइनस आई आर, फिर इधर गया माइनस आई कैपिटल आर इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स और पोटेंशियल ड्रॉप। इसको क्या बोलते हैं? आई आर को हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। ईएमएफ क्या है? तो ये भी पोटेंशियल है। बेसिक लॉजिक लगा है, सिमिलर क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ईएमएफ है, जब वोल्टेज है तो उसमें वोल्टेज ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कोई दूसरी चीज नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो। ठीक है, ये फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ईएमएफ, ईएमएफ क्या था? वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? एनर्जी। ये कौन कहता है? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। प्लस वे बैक प्लस वन में पढ़ा था, बुक पढ़ाएगा नंबर में गए। बिल्कुल ये ना। अब देखो इन चीजों को कैसे यूज करते हैं। तो ये तो होगा थ्योरी वाइज, ठीक है। अब ये यूज कैसे कर रहे हो आप लोग? एक सेकंड। अब न्यूमेरिकल्स में फंडा क्या आता है? हमने मोबिलिटी पढ़ा। मोबिलिटी क्या थी आपकी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था? E इज इक्वल टू वी बाई एल, और वेक्टर फॉर्म में क्या था? E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, अब बहुत से फंडे ऐसे आने वाले हैं, ये ध्यान में रखना। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मिक्स होता है तो एग्जिस्टेंस में कौन सी फोर्स आती है? लॉरेंस फोर्स। दैट इज सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। अब इन चीजों को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? जब भी कोई पार्टिकल चल रहा है, उसको जो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके पाथ को कौन कंट्रोल करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये ध्यान रखना है। जो उसे सर्कुलर पाथ प्रोवाइड किया जाता है वो कौन देता है? उसे मैग्नेटिक फील्ड देता है। एनर्जी देने का काम करंट का है, तो करंट आ रहा है तो पावर आ जाएगी। अब इस केस में टॉर्क से रिलेशन आ जाते हैं, है ना। टॉर्क टॉर्क इसके इक्वल होता है। जनरली हम लोग लिखते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यही लिखते हो आप। अब फोर्स पे देखो कितना कुछ आएगा। क्यू ई आ गया इंटू आर, क्यू की जगह ई आ गया, वी बाई एल इंटू आर आ गया। ठीक है, वी के रिलेशन अगेन आई आर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पावर से रिलेशन निकाल रहे हो। पावर, पावर बेसिकली क्या होता है? पावर होता है आपके पास फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अगेन फोर्स आ जाएगा एम ए, एक्सेलरेशन आ गई वी बाई टी। ठीक है, वी की प्लेस पे आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, ये बेसिकली एक्स आ जाएगा, इंटू ए इंटू वी, डिस्टेंस अपॉन टाइम अगेन वेलोसिटी आ जाएगी, तो एम वी स्क्वायर ए अपॉन टी। कितने मर्जी फॉर्मूले बनाते जाओ इसके, वो डिपेंड करता है आप कैसे आ रहे हो। अब मास है, मास को आप लोग लिख रहे हो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। बॉडी की वॉल्यूम क्या आएगी? एरिया इंटू लेंथ। अगर वेरिएशन में आ गया तो ये डीएल आ जाएगा। ठीक है, एरिया डिफरेंट हो जाएगा। अब उन्होंने लिखा होगा मास इनटू टाइम, दैट इज मास इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट मींस मास अपॉन टाइम। ठीक है, दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन टाइम, दैट इज एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी ए वी रो। लो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ गई आपकी। ठीक है, वो आप पे डिपेंड है कैसे यूज कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्होंने लिखा होता है वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ना, दैट मींस वी बाई टी। सॉरी, यहाँ पे कैपिटल वी वॉल्यूम है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने क्या यूज किया है? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मींस टाइम की वैल्यू हम लोग मान ले रहे हैं। जब उन्होंने उसे मैनिपुलेट करना है या कॉम्प्लिकेट करना है, वो टाइम की वैल्यू अलग दे देंगे, कैलकुलस आ जाएगा। ठीक है,
तो ये वो चीजें हैं जो आप लोग अपने दिमाग से चलाने वाले हो। ये प्रैक्टिस में आने वाली है। आपको आइडिया दे दिया है किस तरीके से यूज कर सकते हो। मारो मथा उन किताबा ना, करो प्रैक्टिस जी नहीं कर सकते। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास करांगे बेटा। हम्म, उस दिन 2 सवा 2 घंटे थोड़ा बैंड बाज गया था, पढ़ दे लो पर हो जाता है बच्चे। मैं टाइम करना सामने करके दूसरी बार खड़े करना हो रहा है बहुत। क्या उधर तो ये करवाने मैं भी मैं करवाता हूँ वो दिख रही है